अच्छा बेटा, आज ना हमने शुरू करना है ऑर्डर जो 33 है आपका गालवन। ठीक है बेटा, जो सूट पर पापड़ सूट भी कहते हैं पापड़। ठीक है, ऑर्डर 33। तो पहला मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि आपने इससे पहले जो है एक दफा सेक्शन 26, ठीक है, और ये क्या कहते हैं मनोवर शहदाद, आप आ चुके क्लास में बेटा? मनोवर शहदाद, नहीं सर, वो अभी नहीं आया। अच्छा चलो मनोवर को कह देना सेक्शन 24 भी दफा पढ़ ले, जो पूछ रहा था ना ट्रांसफर का, ट्रांसफर का जी सेक्शन 24 भी है बेटा। अच्छा चलिए बेटा, आज हमने शुरू करना है कि सूट बाय पापड़। बेसिकली पापड़ से मुराद मैं आपको एक ऐसा बता दूं जिसे कहते हैं ना उर्दू में, जिसके पास कुछ भी ना हो। मैं ऐसे कह दूं कि एक ऐसा शख्स who is unable to pay the court fee which has been mentioned in Article 2 and 3 Schedule 3 of Court Fees Act 1870। ठीक है, कि एक ऐसा शख्स जिसका जो है गालबन अभी जो रूल 1 में हमें जाके पढ़ना है वो 1000 रुपीज है, इस पर लैंडमार्क जजमेंट्स है, उसको आपने लेटेस्ट पढ़ लेना है। लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है ना बेटा, एक ऐसा शख्स मैं ऐसे कह दूं कि जिसकी मलियत, जिसकी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 1000 तक उन्होंने लिखी है। ठीक है, या एक ऐसा शख्स जो जिसने पहले कोर्ट से परमिशन लेनी है, ठीक है, क्या करनी है, कोर्ट से परमिशन लेनी है कि जनाब आई एम अनएबल टू पे द कोर्ट फी एंड कॉस्ट एंड कोर्ट एक्सपेंसेस एंड आई वांट टू फाइल द सच एंड सच सूट एंड सच प्रोसीजर इज नोन एज पापरिंग। ठीक है, सच सूट इज नोन एज, जो सारा मैकेनिज्म होगा इसे हम क्या कहेंगे, अल्लाह आपका भला करे, पापरिंग। और जो ये सूट होगा उसे हम कहेंगे सूट बाय पापर। समझ आ गई बेटा? इस बात की समझ आ गई? पापर का पता चल गया तो जिंदगी में पूछो भाई पापर सूट क्या होता है, कुछ ना हो ये कह देना एक ऐसा मुद्दई जो भूखा नंगा हो, जिसके पास कोर्ट फीस ही ना हो, उसे क्या कहेंगे, पापर सूट। तो समझ आ गई बात की जी? अच्छा, मुझे लगता है मैं निशान सुनो, समझ आई है बात की कि नहीं आई? जी सर, आ गई है। अच्छा, अब समझ आ गई बात की? साकिब जी अली सर। 43 रोल नंबर 8 सेमेस्टर, समझ आई या नहीं आई? साकिब अली 43। अब मैं आज इनको चेक तो करूँ नहीं, मेरी क्लास सुनते भी हैं ये सारे भाग जाते हैं। जी सर, आ गई है समझ। क्या समझ आई है? सर जी, कॉपर सूट के बारे में आपने बताया अभी। ठीक है, पापड़ सूट जो बता रहा हूँ बेटा, एक ऐसा शख्स जिसके पास कोर्ट फीस के पैसे भी नहीं है। समझ आ गई बेटा बात की? उसे हम क्या कहेंगे, जी सर। उसे हम क्या कहेंगे, पापड़। कॉपर सूट आप अगर आप ये देखोगे, अब अगर आपने डिफाइन करना है, ठीक है, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो पहला पॉइंट आपने लिखना है पापड़ इज अ पर्सन व्हेन। ठीक है, आपने क्या लिखना है, एक जो कोशिश करते हैं लिखने की, तो उनकी अपनी मर्जी है, तो वो लिखना चाहें तब उनकी मर्जी नहीं। तो ए पापर इज अ पर्सन व्हेन ही इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन टू पे। ठीक है, किस चीज के लिए, द प्रिस्क्राइब्ड फी बाय लॉ फॉर प्लेंट। ठीक है, इज नोन एज पापर, यानी कि जो कोर्ट ने आपका एक कानून ने एक फाइलिंग ऑफ प्लेंट के लिए एक फीस की मुद्दत जो है रखी है, एक्सटेंड टू तय की है, वो पे नहीं कर सकता। समझ आ गई बात की? वो क्या नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, तो हम क्या कहेंगे, सूट बाय पापर। समझ आ गई? इसी तरीके से बेटा अगर आपने पापर अपील फाइल करनी है तो बेटा जी ऑर्डर है 44। अपील, अगर इसकी जो अपील होती है वो भी सेपरेट होती है, लेकिन वो ऑर्डर कौन सा डील करता है, जनरल अपील को जो है वो ऑर्डर डील करता है ऑर्डर 41। लेकिन जो पापर की जो है ना जी अपील, वो है ऑर्डर 44 में। इस बात को साथ लिख लो। समझ आ गई बेटा बात की कि वो कौन सा है जी आपका? अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिख लिया जिसके पास जो मालिकी जो है टोटल उसकी जो है मूवेबल या एमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, डज नॉट एक्सीड द 1000 रुपीज। समझ आ गई? जो उसका जो है, जो मैं ऐसे कह दूं कि उसके पास आपने नेसेसरी वेयरिंग्स के अलावा और कुछ भी नहीं। समझ आ गई बात की? तो उसे हम क्या कहेंगे, पापर सूट। समझ आ गई बेटा बात की? तो वो क्या करेगा, सूट फाइल कर सकता है, लेकिन उसको सूट फाइल करने से पहले क्या लेनी पड़नी है, लीव टू फाइल द केस।
समझ आ गई बेटा बात की? ये अच्छा, अब रूल 1 था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, रूल 2 में उन्होंने लिख दिया कि जब when you are going to file an application on the behalf of Popper, ठीक है, first of all you have to prove your variant in the contents of your application and such application shall be treated likely as a plaint। जो आप एप्लीकेशन देने जा रहे हो, पहले तो आपने परमिशन की एप्लीकेशन लेने के जनाब मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोर्ट फीस नहीं दे सकता। उसके बाद अगली बात बेटा ये होगी कि आपकी ये जो ये एप्लीकेशन होगी इसको क्या समझा जाएगा बेटा, आपका दावा। आपको क्या समझी जाएगी, जो है प्लेंट जो है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वो प्लेंट समझी जाएगी। समझ आ गई? इसके बाद जो आपकी बता दी कि लीव टू अपील एप्लीकेशन, लीव टू फाइल द केस एज अ पापर, तो आपने इस एप्लीकेशन के साथ आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगानी, एस्टिमेट जो है वो लगाना है किस चीज का, आपकी जो भी एसेट्स हैं वेदर मूवेबल और इमूवेबल। समझ आ गई? एंड इट मस्ट बी साइंड, ठीक है, और इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स। ये ना हो कि आप ऐसे ही कहो कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सफे भी नहीं है, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है ना जी, वो क्या होनी चाहिए, जैसे दावा होता है उसके प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स में। प्रिस्क्राइब्ड से मुराद ये है कि जो कि इस प्रोसीजर में तरीका बता दिया गया है उसके मुताबिक होना चाहिए। और वो जो आपकी एप्लीकेशन जो आपके वो स्टैंडिंग होगी उसको हम क्या ट्रीट करेंगे जी, कि ये जो है सूट बाय पापर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क द कोर्ट फॉर द परमिशन टू फाइल द सूट एज अ पापर। तो जब आपको कोर्ट परमिशन ग्रांट कर देगी, ठीक है, तो फिर यू हैव अ राइट टू फाइल, ठीक है। उसी के साथ आपने क्या कर देना, अपना दावा लगा देना, आपका साइन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सारी बातें जो इसमें लिखी हुई है। समझ आ गई बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट है बेटा इसमें जो आपकी है रूल 3, ठीक है, कि आप जो प्रेजेंटेशन है कि जो आपकी ये तो शैल बी प्रेजेंटेड, जो आपकी कोर्ट है कॉम्पिटेंट ऑफ जिसमें आपको सब्जेक्ट मैटर लाए जो आपने पढ़ा है उसमें क्या करोगे, आप उसको फाइल करोगे। समझ आ गई बात की? तो आप इन पर्सन आपने पेश होना है, आपने क्या होना है जी, इन पर्सन पेश होना है, अनलेस इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस। जब तक कोर्ट आपको क्या नहीं कर देती, पर्सनल अटेंडेंस से एग्जाम्पशन ग्रांट नहीं कर देती, तब तक आपने क्या होना जी, खुद पेश होते रहना है, या बाय द वे ऑफ एजेंट भी पेश हो सकते हो, अथोराइज जिसको हम वकील कहते हैं, या किसी को आपने वकील बनाया होगा उसके जरिए। समझ आ गई बात की? तो उस बंदे को आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करना है इस पापर सूट में, कि जिस तरीके से आपने खुद खड़े होकर सवालों के जवाब देने हैं ना, आपने खुद खड़े होकर सवालों के जवाब देने हैं, किसके सामने, कोर्ट के सामने। इसी तरीके से जिस बंदे को आपने मुकर्रर करना है ना अपनी जगह पे पापर सूट में, वो आपकी जगह पे वैसे ही जवाब दे सके जैसे आपने देने थे। समझ आ गई बात की? प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन में जो बात उन्होंने लिख दी है, नीचे भी ये बात तकरीबन सेम ही है कि भाईजान आपने क्या करना है कि तमाम बातें जो आपसे पूछी जानी थी और जैसे आपने उनका जवाब देना था, आपका जो एजेंट है वो भी कोशिश करे उसी अंदाज में जवाब दे दी, ठीक है बेटा, उसी अंदाज में क्या करे, जवाब दे जैसे आपने देने थे। समझ आ गई बात की बेटा? तो जिस तरीके से पार्टी जवाब देती है वो आपका एजेंट भी उसी तरीके से जवाब दे। ये है रूल 3 बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। समझ आ गई बात की? उसके बाद जो कि जब अगर कोर्ट समझती है कि जो एप्लीकेशन है इसको इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए कि क्या वेदर ये बंदा जो है, ये सारी बातें कोर्ट ने डिटरमिन करनी है कि बंदा पापर है या नहीं। पापर होने को तो डिक्लेयर कर देगी कि क्या ये सारी बातें 7/11 7/12 की सारी वो तमाम बातें एक कोर्ट फीस के अलावा क्या सारी बातें मेरिट्स को टच करती हैं, सब्जेक्ट मैटर है, कॉज ऑफ एक्शन है, जैसे जैसे प्लेट में हमने ये बातें पढ़ी हैं। समझ आ गई बेटा बात की? तो कोर्ट ने क्या करनी है, इन तमाम बातों को डिटरमिन करना है। कोर्ट ने क्या करना है, इन तमाम बातों को डिटरमिन करना है, एप्लीकेशन को एग्जामिन करना है, और अगर जरूरत पड़ जाए किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, हुए जो कि क्या रहता है एब्सेंट है, आता नहीं है, उसको क्या करना है, बाय द वे ऑफ कमीशन उसको क्या करवाना है, उसकी शहादत रिकॉर्ड करवानी पड़ती है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन भी इशू कर सकती है, कमीशन भी इशू कर सकती है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, अब जब आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी तो फिर ये अब ग्राउंड्स हैं।
अगर कोर्ट को इनमें से कोई एक बात लग जाए सामने ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, बेशक आपके डिफेंडेंट पर कर दे या कोर्ट के नॉलेज में आ जाए ये बात, तो कोर्ट क्या कर सकती है, द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ सूट एज पापर। तो जो आपने एज अ पापर सूट फाइल किया होता है ना जी, आपने वो एप्लीकेशन दी है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। पहली बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कोर्ट शैल एग्जामिन, कोर्ट एग्जामिन करेगी, समझ आ गई बात की, और मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू सू एज अ पापर। कोर्ट को अगर क्या लगे कि पहले आप क्या लेके आओ भाईजान, परमिशन लेके आओ, अगर आपने केस फाइल किया और आपने क्लेम किया कि जनाब मुझे, मैं इस काबिल नहीं हूँ तो फी पे करूँ, तो कोर्ट कहेगी बच्चों आप पहले परमिशन ले फिर आप, ठीक है। उसके बाद अगली बात कि व्हेन द एप्लीकेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल 2 एंड 3, जो हमने रूल 2 और रूल 3 पे डिसाइड, अगर आपकी एप्लीकेशन उनके मुताबिक नहीं है, अगर आपकी एप्लीकेशन उनके मुताबिक नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन क्या कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। नंबर 2, ठीक है, जहाँ पे जो आपका वो है बंदा जो सूट फाइल कर रहा है पापर, वो पापर है नहीं, वो बंदा अमीर है लेकिन अदालत के सामने अपने आपको क्या शो करता है कि जनाब मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, तो कोर्ट क्या करेगी, अगर वो समझती है, कोर्ट के नॉलेज में आ जाए, व्हेन द एप्लीकेंट इज नॉट पापर देन द कोर्ट हैज पावर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। नंबर 3 इसके बाद है कि अगर आपका विद इन 2 मंथ, ठीक है, नेक्स्ट जब उसने प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन देता है, समझ आ गई बात की, जो आप उसने क्या किया, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसने 2 महीने पहले, यानी कि आज उसने केस फाइल किया, आज से 2 महीने पहले उसने इसी मकसद के लिए वो प्रॉपर्टी क्या कर दी थी, डिस्पोज ऑफ कर दी थी कि ना प्रॉपर्टी मेरे पास होगी ना मैं कहूंगा, तो कोर्ट के पास कल मैंने जाना है तो मैंने फी पे करनी है, तो इस मकसद के लिए वो क्या करता है, अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करता है अपने आप को पापर डिक्लेयर करने के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इस ग्राउंड पे भी उसकी एप्लीकेशन है रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसमें वेयर हिज जो तमाम कंटेंशंस एंड डज नॉट शो द कॉज ऑफ एक्शन, मैंने पहले बता दिया कि 7/11 और 7/10 वाली बातें भी यहाँ पे होनी है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है भाईजान वो उस मेरिट को टच ही नहीं करती कि कोई कॉज ऑफ एक्शन फॉर्म हो, कोई वजह अनाज सामने आए, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद उसने नेक्स्ट जो लास्ट वन है, वेदर ही हैज एंटर्ड इनटू यानी किसी किस्म का उसने क्या कर लिया है एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज सूट, यानी कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है कि ताकि मैं इस सूट में क्या कर सकूं, फाइल अपना ये केस फाइल कर सकूं, उससे पहले वो अपना कोई वायदा तय करके, यानी कोई अगर उसने ट्रांसफर नहीं की या ट्रांसफर करते इस अंदाज में कोई एग्रीमेंट कर लेता है, ठीक है, कि अब अदालत को ये शो करवाता है कि मैंने तो उसको प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करके दिया है, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, सब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। ये 5 ग्राउंड हैं जी आप रिजेक्शन के। पापर सूट की जो सवाल आ जाता था, डिफाइन द पापर सूट, व्हाट डू यू मीन बाय पापर सूट एंड व्हाट आर द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फाइल बाय पापर। तो जो आपका पापर है अगर वो सूट फाइल करता है तो उसकी एप्लीकेशन के रिजेक्शन के ग्राउंड कौन कौन से हैं, तो ये 5 ग्राउंड हैं जी, बल्कि 6, तो ये आपने 1 बाय 1 जो है इनको देख लेना है, ठीक है। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपको पता है आ जाता है, तो इसी तरीके से रिजेक्शन ऑफ पापर एप्लीकेशन जो है वो भी इसी अंदाज में रिजेक्ट हो जाएगी। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब ये 6 ग्राउंड्स हैं। उसके बाद अब एप्लीकेशन होगी एक्सेप्ट, देयर इज नो ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन वाज ऑन मेरिट, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, नोटिस देगी, क्या देगी, नोटिस देगी किसको, डिफेंडेंट को, फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस। क्या करेगी, क्या करेगी कोर्ट जो होगा उसको एप्लीकेशन देगी, समझ आ गई, नोटिस आ जाएगा डिफेंडेंट के पास, साथ ही जो है जो इसकी है अल्लाह आपका भला करे, जो आपका गवर्नमेंट प्लीडर होगा, कोर्ट उसको भी नोटिस देगी कि जनाब आप आओ, यू हैव टू प्रूव दैट सच पर्सन कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ पापरिज्म और नॉट, कि क्या वो शख्स जो है ये पापर है या नहीं है, इसको प्रूव करो और नॉट डिस्प्रूव करो। और जो आपका जो मुखालिफ है
बाकायदा उसको भी नोटिस जाएगा कि जनाब आप भी तशरीफ लेके आए, आपके खिलाफ ये क्या हो चुका है, केस फाइल हो चुका है। समझ आ गई बेटा बात। इसके बाद रूल 7 है बेटा, प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो जो डेट नोटिस में फिक्स की होगी फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है, कोर्ट उसके मुताबिक क्या करेगी, एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस उसको उसके मुताबिक उसको तैयार करेगी। तो जैसे यानी कि बनता है आपका, ठीक है, बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद जो गवाहान होंगे उनका बकायदा कोर्ट क्या बनाएगी, मेमोरेंडम बनाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एनीवन हु हैज अ ऑब्जेक्शन अंडर रूल 5, जो मैंने आपको बता दिया, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन में अगर कोई शख्स क्या करता है, उस पर ऑब्जेक्शन करता है, तो कोर्ट क्या करेगी, किसी भी पार्टी जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया उसको सुनेगी। समझ आ गई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद जब ऑब्जेक्शन आएगा तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोर्ट उसको एज अ पापर ले या ना ले, एज अ पापर उसको वो सूट सुने या ना सुने, या रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले। तो ये है प्रोसीजर आपका, किस चीज़ का, आपका रूल 7 में जो बताया गया है आपका हियरिंग का। सबसे पहले क्या देना है, नोटिस देना है किसको, एक गवर्नमेंट प्लीडर को, कि आपने प्रूव करना है कि वेदर वो पापर है या नहीं है। दूसरी बात डिफेंडेंट को भी जाएगा। इसके बाद जब वो आ जाएगी अगली बात कि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो कोर्ट उसको सुनेगी। सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि अब इजाजत जो है बंदा है डिसप्रूव हो गया, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे भी क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। अगर वो बंदा एक्सेप्ट प्रूव हो जाता है कि नहीं वो पापर है, तो फिर उसको क्या करेगी, फर्दर प्रोसीड करेगी। समझ आ गई बेटा बात की। अब पहली बात आ गई कि अब प्रोसीजर जब एडमिटेड हो गया, यानी उसको मान लिया गया कि ये बंदा क्या है, पापर है, ये बंदा अनेबल टू पे द कोर्ट फी, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, व्हेन इट हैज बीन प्रूव्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये बात क्या हो गई, सामने आ गई कि वो बंदा जो शख्स वाकई ही फीस नहीं दे सकता, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, बकायदा उसका जो है, जैसे वो पहले रजिस्टर में दर्ज करके, जो प्रॉपर प्रोसीजर है इसका सिविल लिटिगेशन का, ठीक है, जैसे एक दावे को ट्रीट किया जाता है, जनरल ऐसे बता दूंगा, एज अ प्लेंट उसकी एप्लीकेशन को ट्रीट करेगी और जो है फर्दर प्रोसीड करेगी। समझ आ गई बेटा बात की, जो आपका रूल आपका था 8 इसमें। इसके बाद है डिस्पॉपरिंग, ठीक है, कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है या आपका गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है, विद इन 7 डेज नोटिस देने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर क्या कर देते हैं, उसको साबित कर देते हैं कि ये बंदा जो है गिल्टी ऑफ जो कोई भी किसी किस्म की इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ सूट या अच्छा, ये कोई भी क्या कर देता है, सामने आके गवर्नमेंट प्लीडर या आपका डिफेंडेंट के उसका जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, वो झूठी कहानी वेजिशियस जैसे भी आप उसको पढ़ लो बेटा, ठीक है, ये जो स्टोरी है सारी ये क्या है, इसमें फॉल करती है। तो उसको कोर्ट के सामने क्या कर देते हैं, साबित कर देते हैं, कोर्ट के सामने आकर प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर यानी कि एज पापर कंटिन्यू ना किया जाए। अगर जो है कोई ये शख्स जो है कि एक ऐसे जो कोर्ट की उसमें इल्म में नहीं था, उसने एग्रीमेंट को छुपा लिया, कोर्ट के सामने उसने आके ये शो किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, डिफेंडेंट वही एग्रीमेंट ला के कोर्ट के सामने रख लेता है कि जनाब ये देखिए इसने शख्स के साथ क्या किया हुआ है, कोई धोखेबाजी के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया था ताकि मैं इस चीज से बच जाऊँ। तो अगर आपने विद इन 7 डेज ये बात आपने आगे साबित कर दी, तो कोर्ट उसको डिस्क्वालिफाई भी कर सकती है। कोर्ट उसको क्या कर सकती है, उस स्टेटस से खत्म करके उसको कहेगी आजा बच्चों को क्या कर, कोर्ट फी पेश कर। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसमें जो है कॉस्ट है बेटा, जब आपका प्लेंटिफ केस के आ जाता है, उसके हक में आ जाता है, तो जो कोर्ट फी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, अगर उसने आपकी मुद्दई ने जमा करवाई थी, ठीक है, तो वो किसी ने दे, वो यहाँ पे किसी ने पे करनी है, आपकी गवर्नमेंट ने पे करनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें अबाउट द पापर हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है बेटा, ठीक है। ये उसके बाद डिसमिसल भी है आपकी रूल 11 में, अगर वो पेश नहीं होता तो या उसकी जो है बात सामने आ जाती है कि जनाब ये जो शख्स था ये पापर नहीं था, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसके केस को रिजेक्ट भी कर सकती है रूल 11 में जाकर। तो इस लिहाज से इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर आपका जो वो शख्स जो इस काबिल ही नहीं है वो फीस पे कर सके, तो कानून में जो आपका मुतलका ला है ना बेटा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया वो कौन सा आपका आर्टिकल 2 और 3 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट, ठीक, 1870 उसने लिख दिया फिक्स्ड फी फॉर जो है पापर। आपने एक दफा इनको पढ़ लेना,
और ये जो सूट इसने फाइल करना दैट शैल बी अकॉर्डिंग टू एज अ सेक्शन 26 व्हिच इज मेंशन in which we mention about the institution of suit। इसकी जो आखिरी लाइन है सेक्शन 26 की, अगर उसके आप उसमें आखिरी सेंटेंस में जाकर पढ़ोगे तो वहाँ पे पापर सूट का आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तक बेटा किसी ने अगर मेरे से क्वेश्चन पूछना है तो ये बात आपने पूछनी है बेटा। ठीक है, तो ये मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, हर किसी के पास एक्सेस आ गई तो जी बिस्मिल्लाह आप मेरे को क्वेश्चन करें, मैं तक आपको जवाब दूँ जिस बात की आपको बेटा समझ नहीं है, और बी फ्रेंडली। ठीक है, और इंशाल्लाह सीपीसी हमारी अब दिनों की मेहमान है, पीछे कोई नहीं रह गए इतने आर्डर जो हमने पढ़ने, मैक्सिमम एक 39 रह गया और पढ़ने वाला 41 रहे। जी बेटा अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो एक्सेस हर किसी के पास है। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी बेटा कोई बात पूछनी है? बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? जी बेटा, अब ये फिर ये कहना सर समझ नहीं आई है, अब कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। मोहतरम आपको समझ आ गया 31 रोल नंबर? मिस्टर मोहतरम जी, नईम बसरा साहब, आई थिंक आपने ज्वाइन ही में लेट किए। और शकीब अल राय साहब समझ आ गई है? एडी शकीब अल राय। इसके बाद सर ये कोर्ट फीस एक्ट का आपने 283 बताया ना सेक्शन? ना 2 and 3 आर्टिकल 2 and 3 ऑफ स्केड्यूल 2, आर्टिकल 2 and 3 स्केड्यूल 2 कोर्ट फी एक्ट 1870। और जी जी हीरा अजमल बेटा आपको समझ आई है? हीरा अजमल सर ये जो है ना रूल 9 के अंदर कह रहा है डिस्पॉपरिंग के अंदर जी बी में कि अगर वो पर्सन जो है यानी कि उसके सोर्स ऑफ इनकम जो है या उसके मींस वगैरह जो बाद में इम्प्रूव हो जाते हैं तो तब भी वो कर देंगे, तो सर वो इसके लिए खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है? कौन? हाँ खुद भी चाहे तो, लेकिन कौन करता है? जिसने, जिसको पता है मेरे से बेटा इसकी प्रैक्टिस का और काम है। जिसने मुझे ये बताओ आज जाना है, अवल तो लोगों को पता ही कोई नहीं है ना। मुझे ये बताओ अब आपके पास कोई क्लाइंट आए जिसने आपकी फीस दे लेनी है तो वो क्या मुफ्त दावा दायर होने देगी अदालत उसका? तो ऐसे आम बंदे जाते नहीं है अदालतों में, उनको पता नहीं है इस चीज का, तो वकील हजरात ऐसे करने देते हैं। जी मुझे ये बताओ कौन ये बर्दाश्त करेगा? ये ऑन ऐसे मुफ्त केस करेगा? ये तो पहले कहता है मैंने 5 लाख लेना। ये राय वसीम जैसे लोग जो है इन्होंने को माफी देनी है, इन्होंने कहना पुत्र साडा हिस्सा वखरा, अदालत का हिस्सा वखरा, रीडर का हिस्सा वखरा। ये तो जुल्म ही है। जुल्म ही है तो शहजाद साहब, ये तो फिर जुल्म चलता ही रहता है जी। और इसके खत्म होने की पॉसिबिलिटी भी नजर नहीं आ रही चलें इनकमिंग टाइम। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंसान को पुरुमीद रहना चाहिए। जी फैसल हयात पप्पू साहब जिंदा हैं जी? ये सर जिंदा है, जिंदा है। चलो शुक्र है, बड़ी बात। उसके बाद ये काशिफ महमूद साहब 302 रोल नंबर। आजम कलियार, आजम कलियार साहब हैं क्लास में? हाँ ये हैं जी। जी जी सर। और बाबा अंसर, अंसर को कहना साथी जो बड़ा शिद्दत से याद करते हैं। तो कोई बात पूछनी है पापड़ के हवाले से? सना आपने बेटा कोई बात पूछनी है? मुदीर बैठा है ये आपका शुएब खान काकड़। जी शाह जी मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा कोई बात पूछनी है अंसर अब्बास आपने?
जी सर कोई नहीं फिलहाल तो जब पूछनी हुई तो लाजमी पूछेंगे। पूछ लिया कर यार। नहीं सर काकड़ साहब की बात पूछनी है। देवान काकड़। इसके बाद शारिफ बेटा आप, शारिफ शिराज। शारिफ बेटा आपने कोई बात पूछनी है? अच्छा उर्दू ट्रैकिंग और इंग्लिश ये क्या है? अच्छा ट्रैकिंग बनाओ। Most of the people in Lahore are Muslims. There are also Christians, Hindus. वो भी इमरान बेटा कोई बात और? अवैस अवैस साहब 31 रोल नंबर। नहीं सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मुस्लिम की बात कुछ नहीं? नहीं सर फिलहाल तो कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए, और नईम बसरा साहब सुन रहे हैं यार? सारम आप, मोहम्मद आप, मोहम्मद मोहम्मद है बेटा? ये 6 में 20 है। यस सर। उसके बाद ये असद, इकबाल, इनमें से कोई है? जी सर सारम। सारम, सारम क्या हाल है? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? ठीक ठाक। सर आपके जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें से एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। एक मेरे पास ये भाई ने मुझे स्केड्यूल सेंड किया है जी। एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज पापर, उसके 2 रुपए हैं जी। अगर आपने एप्लीकेशन देनी है ना जी इसके लिए, पापर सूट के लिए, तो आपको लीव के लिए 2 रुपए फीस अदा करनी पड़नी है जी। और एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील एज पापर, तो उसके लिए भी आपके पास कितनी है जी? 2 रुपए फीस है। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है जी। इस पापर सूट की फीस कितनी है भाईजान? फकत 2 रुपए। कितनी है जी? 2 रुपए। ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आया जी, मैंने फॉरवर्ड कर दिया आपकी क्लास में। ठीक है, ये इमरान भाई ने सेंड किया। अल्लाह इनको दिन रात तरक्की दे। सर जी 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 बेटा। सर वो जब आपने लीगल डिसेबिलिटी के बारे में हमें बताया था। जी बाबा जी। हेलो जी जी बेटा जी बोले। लीगल जी सर, उसमें आपने बताया था ना कि लैक्स ऑफ क्वालिफिकेशंस टू इंस्टीट्यूट अ सूट। जी बिल्कुल। मैडनेस की वजह से। तो सर ये मेडिकल डिसेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? होती मेडिकल डिसेबिलिटी है 3 बातें तो मैं लिखवाई थी। एक मैंने वो जो आप एडियोसी और वो उसमें आपने एक इंसैनिटी, मैडनेस और तीसरी कौन सी थी? एडियोसी जी इडियोसी जी, ये 3 ग्राउंड हैं। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर मैं तो फिर इसमें हम लीगल डिसेबिलिटी और मेडिकल डिसेबिलिटी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये तीनों अब उसने लीगल डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया रखा है ना बेटा, लीगल डिसेबिलिटी का, उसका मतलब यही है कि अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव योर वर्जन दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिजीज। और उसमें आपको कोर्ट को जो बेहतर लगेगा, कोर्ट जिस तरीके से प्रूव करवाना चाहेगी कि आप क्या इस बीमारी में थे या नहीं, जो कोर्ट को रास्ता अच्छा लगेगा, इसलिए आपको एक्सटेंशन ग्रांट करने जो फोरम है, तो जो उसको रास्ता अच्छा लगेगा वो करवा लेगी। मेडिकल करवाना तो मेडिकल करवा लेगी। अगर आपको वैसे ही सेटिस्फाई कर देते हो कोर्ट को, तो कोर्ट आपको क्या कर देगी? टाइम एग्जाम कर देगी। अब अल्लाह जाने आप किस कैटेगरी में हो। अब मैं इस चीज को इंटरप्रेट करना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल आप बड़े घुमा रहे हो। अल्लाह ना करे कि आप भी किसी एक चीज का शिकार हो। और मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि ये इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच जाती है। इंफॉर्मेशन फिर बेटा, फिर मैं अक्सर आपको कहा करता था उस्ताद आके उस्ताद होंगे। हम खुद, इसमें कोई शक नहीं सर, मगर आप बताएं, हम खुद आपको बता दिया करें जब भी हम कहीं भी जाएं। सोनू बेटा मैं बता तो रहा हूँ ना, ऐसे तू लेके सोनू को फिर रहे ना, मैंने तेरे खिलाफ कर दें। कसम से कल कह रहा था कि मेरी शादी पे और कोई आया ना है, मुश्किल साहब को जरूर बुलाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल तेरी तू इसकी जान छोड़ेगा तो शादी होगी नहीं इसकी।
तो बहरहाल मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो ये माशाल्लाह आप अच्छी बात है बेटा, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं देख रहा था कि जनाब गुलोतर साहब भी बड़े फार्म में थे, गुलोतर साहब ने बड़े वादी के स्टेटस लगाए हुए थे। सर फिर यही तो मोहब्बत है ना, राज़ उल्फत इसे ही कहते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वही कल देख रहा था। बेटा कोई बात पूछनी है आपने? राज़ उल्फत का सबसे बड़ा ये तकाजा होता है एक दूसरे को टाइम देना। चलिए बड़ी बात, बड़ी बात। और 3 ईयर वालों को बात पूछनी है? पता नहीं, मुझे लगता है ये नाराज है मेरे से, अल्लाह जाने। और 3 ईयर वालों को बात पूछनी है? काटे खानी सर लगता है सोने नहीं रहा 3 ईयर वाला। हाँ जी, बंदा ही कोई मुझे लग रहा। 3 ईयर वाला कोई है ऐसे, एक सारा में नजर आ रहा है मुझे, या वैस बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है इमरान। 3 ईयर वाले तो नहीं क्लास लेके कहीं दौड़े हुए। नहीं सर इधर ही है। बहुत तेरी है। सबील भी आया कहीं। सबील कब आए हो? अभी आए। काफी देर से आया हूं। अच्छा, काशिफ महमूद साहब भी आ गए हैं 302। मैं पहले बुला रहा हूँ, उन्होंने मुझे नहीं सुना। सर मैं वो दूसरा लड़का बात करने लग गया तो मैं सोचा वो बात कर ले, फिर आप उधर ही थोड़े पिज़्ज़े बेचे। हाँ बात ठीक है, तू वहां पे लगा हुआ है, कुछ हमारे भी सुन लिया कर। सर मोहब्बत सर आप। और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जिशान बैठा हुआ है, आप और जिशान, ये दोनों गायब हैं क्लास से। रोल नंबर 3 है जी जिशान? नहीं सर नहीं है। नहीं है जी। खदीजा आप, ये खदीजा भी है। खदीजा इधर। जी सर। कोई बात पूछनी है बेटा? नहीं सर, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू। अच्छा इमरान, अपनी क्लास की अटेंडेंस हुई ना मुझे जरा रोल नंबर वाइज, आज इनकी मैं मौके पे लगाता हूँ। और सबील आप भी देखना है। अच्छा मुझे देखो। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, सबील जरा अपनी क्लास की अटेंडेंस भेजना जाग के मुझे आज। मैं इनके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ ज्यादती करते हैं। उसके बाद ये जो है गलोतर साहब, ये रेल आदमी भेजनी है। टोटल बंदे मेरे पास 52 है, वो देख लो। ठीक है, क्लास से 3 है मेरे पास। ये अब आपने देख लो, ये क्लास लेके राजी नहीं है। चलें जी, ठीक है बेटा। तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना भाई? चलें ठीक है जी, थैंक यू।